हम्म आज हम डिस्कस करने वाले डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो कंपाउंड आ जाते हैं, K1O4 और K2Cr2O7। ये दोनों हटे हुए हैं। ये दोनों क्या हैं? अब की बार से 2021 में जो पेपर देने वाले हैं ये उसमें से हटा हुआ है। तो इसकी बात छोड़ो, इनका डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इस सिलेबस में है उसके मैं वीडियो दूंगा। अभी मैं डी ब्लॉक शुरू करने वाला हूँ। डी ब्लॉक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका, फिर आगे बात करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कौन है? वे एलिमेंट है जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें? डी ऑर्बिटल में इंटर करेगा या फिर डी सबसेल में इंटर करेगा। तो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक या डी उपकोष में प्रवेश करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक इसी तरह, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। किस उपकोष में? एफ उपकोष या सब सेल में प्रवेश करते हैं, क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? हमारी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कहाँ स्थित है? हमारी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है। इधर हो जाता है आपका पी ब्लॉक और ये इसमें दो समूह पाए जाते हैं। इसमें कितने समूह पाए जाते हैं? 13 से 18 पाए जाते हैं और बाकी सब यहाँ रहते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ से रहते हैं? 4 पीरियड। पीरियड नंबर इनका कौन सा होता है? पीरियड नंबर इनका होता है 4th पीरियड। कौन सा पीरियड नंबर? 4th पीरियड नंबर या फिर चौथा आवर्त। आ गई बात समझ में? तो आगे बात करते हैं हम। तो चौथा आवर्त, यहाँ पे पीरियड नंबर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक और 13 से 18 तक ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। और ग्रुप नंबर 1, 2 किस में आ जाते हैं? एस ब्लॉक में। आ गई बात समझ में? ये ग्रुप डी ब्लॉक के, ये सारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। जो यह ब्लॉक होता है, यह ब्लॉक कहाँ रखा गया? पीरियाडिक टेबल में नीचे रखा गया उनको। इतनी सी बेसिक सी बातें थी। तो डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 3 के पीरियड नंबर 4 से। ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 से। चल डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्यों कहते हैं ये भी जान लो। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है डी ब्लॉक तत्वों के संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों? इनके लक्षण लिखो, विशेषताएं लिखो, कुछ भी पूछ लेता है ऐसे। क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण होते या आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरे होने का मतलब पूरी तरह से भरे नहीं होते। अब यहां पे बात करूं, इनमें 3 श्रेणी आती हैं, 3D, 4D, 5D। आती है तो 6D भी है, पर इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक बात। 3D में कहां से कहां तक के एलिमेंट आते हैं? 21 से 30 तक के
एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के। और 4D में कहाँ से कहाँ तक के आते हैं? 39 से 48 तक के। 5D श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के? 57, फिर 72 से 80। इसमें 6D में 89, फिर 104 से 112। अब यहाँ पे ये क्या लफड़ा है? 57 नंबर वाला एलिमेंट जो होगा वो डी ब्लॉक का होगा। फिर इसके बीच में जो ये गैप है, इस यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। कौन से आते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। और यहाँ पे जो गैप है 89 से 104 तक, 89 नंबर वाला डी ब्लॉक का होगा, लेकिन फिर 104 से 112 तक होता है डी ब्लॉक में। बीच में जो आते हैं गैप है, ये वाले जो तत्व होते हैं वो कहाँ के होते हैं? ये होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ पे फिर 5D में जो तत्व आते हैं एफ ब्लॉक के, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्टिनाइड, लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि लैंथेनम के बाद आता है और यहाँ पे एक्टिनम के बाद आता है, इसलिए एक्टिनाइड कहते हैं। इसके 89 यानी कि 90 से लेके कहाँ तक? 103 तक। 90 से लेके 103 तक क्या होंगे? 103 तक क्या होंगे? एक्टिनाइड होंगे। एक्टिनाइड तो होंगे। और यहाँ से 57 यानी कि 58 से लेके 71 तक क्या होंगे? ये लैंथेनाइड होते हैं। ये लैंथेनाइड होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इतने तत्व लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं। तो यह ब्लॉक को 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक लैंथेनाइड, एक एक्टिनाइड। इतने सारे तत्व आते हैं। आ गई बात समझ में? चलो आगे देख लेते हैं। अब कौन कौन से तत्व होते हैं? मैं सुरेश चंद्र तिवारी व ठीक। और क्या होता है? आ गई बात समझ में? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, ये इसका, और ये जेडन हो जाता है, CU इसका हो जाता है, यहाँ पे क्या निकल आता है, ये इसका गड़बड़ है, ये इसका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? ला हफ्ता वरना रे उससे इधर, ये यहाँ पे गड़बड़ है, उससे इधर पिटेगा और हक। चलो ये IR होता है, यहाँ पे IN नहीं, इरिडियम होता है IR। चलो इसकी ट्रिक क्या पता है? सुरेश चंद्र तिवारी वक्रमण या फिर शक्ति वक्रमण फीकोनिकुजन। क्या बोला? शक्ति वक्रमण फीकोनिकुजन, या फिर ऐसे सुरेश चंद्र तिवारी क्रमण फिरोज को नहीं कुआं जाना। कोई भी जो तुमको अच्छी लगे। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रूह राह में पड़े आगे कूद जा, रूह राह में पड़े आगे कूद जा। ला हफ्ता, ये इसको ऐसे बोल देते हैं, ये जरूरी नहीं मौत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। ऐसे बोल देते हैं, ये जरूरी नहीं मौत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। ये वाला भी, ये वाला देखो, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे
उससे इधर पिटेगा और हगेगा। ठीक, उससे पिटेगा तो फिर और AU से और HG से हगेगा। आ गई ना बात खत्म। चलो अब 6D वालों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6D वाले को होते नहीं, इनको याद करने की जरूरत नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थ्री डी श्रेणी या 3D सीरीज, थ्री डी सीरीज, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका N-1D 1 to 10 और NS 1 से 0 से लिख लो, 0 से 2। क्या समझ में यहाँ पे दिख ना रहा होगा, हो सकता है लाइट लग रही हो, तो यहाँ पे मैं बोल देता है इनका इन तरह के बाह्य तत्वों का या फिर बाह्य कोश के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-D और D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और NS में कितने? 0 से 2 इलेक्ट्रॉन तक होंगे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 3D वालों के लिए अब यहाँ पे जो याद रखना है N-1 लिखा है, N-1 अर्थात D के सामने जो होगा, यहाँ पे जैसे D के सामने है तो यहाँ पे ये N किसको बताता है? पीरियड को बताता है, या सेल को बताता है, पीरियड को बताता है, पीरियड या सेल को बताता है। ठीक है, पीरियड या सेल को बताता है। अब पीरियड या सेल को बताता है तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 कम होती है, D के सामने जो N की वैल्यू होगी 1 कम होगी, अर्थात N में 1 कम वाली वैल्यू लिखी होगी। जैसे 3D लिखा है तो यहाँ पे 4s वाले समझना। अच्छा, 3D1 लिखा है 4s, तो किस पीरियड का एलिमेंट है? ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बाबू? ये पीरियड नंबर आपके चौथे का है, क्योंकि सिर्फ 3 देख के मैं बताना तीसरे पीरियड का है, क्योंकि यहाँ पे 3 के आगे 3 जो लिखा है ये क्या है? ये 1-1 बराबर है। 1-1 बराबर अगर 3 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, अर्थात पीरियड नंबर कौन सा है? 4 है, ना कि 3। इतना ध्यान रखना है आपको बस। चलो 3D के कर लेते हैं। 3D श्रेणी, 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं बाबू? अभी हमने बताना सुरेश चंद्र तिवारी, कर्नल फिरोज को नहीं कुआं जाना। ठीक है, या फिर शक्ति वक्रमण, फीकुनुकुजन, शक्ति वक्रमण, फीकुनिकुजन, ये तो तत्व हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। हो गई बात समझ में? परमाणु क्रमांक जानते ही हो, 21 से होता है ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हो गई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका कितना हो जाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 4s 2। कितने इलेक्ट्रॉन खप गए? 3 इलेक्ट्रॉन खप गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 21 से 3 खप गए, कितने बचे? 18। 18 पे कौन सी गैस आती है? अक्रिय गैस, आर्गन। तो इसके नीचे आगे क्या लग जाएगा? आर्गन। इसके लिए Ar, अब मैं बार बार Ar नहीं लगाऊंगा, आगे पीछे वाला ले जाए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, 4s 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे D वाले में, और 4s 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3D 4 होना चाहिए और 4s 2, पर ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? अब यहाँ पे देखो 3D जो होता है, D कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? D कोष में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 5।
कितनी होती बाबू? 5 होती है। कितनी होती? 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तभी तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती? कक्षक कितने होते डी उपकोष में? 5 कक्षक होते हैं, तो इसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 4। और 4s में कितने जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर और मिल जाता तो ये अर्धपूरित हो जाता, क्योंकि यहाँ पे डी कक्षक और 4s कक्षक 3d कक्षक 4s कक्षक ऊर्जा स्तर क्या है? एनर्जी लेवल लगभग बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा करके यहाँ आ जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना होकर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे 5 हो जाता है। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3d 5 4s 2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है? एस वाले में गया है, इसमें नहीं गया क्योंकि ये स्टेबल था, तो यहाँ पे 6 डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अगला 3d 6 4s 2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा है? डी वाले में गया है, 6 हो गए। अब यस में तो 3 नहीं जा सकते ना, यस में तो 2 ही जाएंगे ना, तो डी में ही जाएंगे। तो यहाँ पे 3d 7 4s 2, यहाँ पे 3d 8 4s 2, यहाँ पे 3d 9 नहीं होता है। अब फिर वही बात बताऊंगा मैं, जब 3d 9 आएगा तो 9 मतलब कितने? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब 1 इलेक्ट्रॉन योग और मिल जाता तो ये सारे के सारे युग्मित हो जाते। क्या हो जाते? युग्मित हो जाते हैं। तो युग्मित होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा अस्थायी होंगे, तो इसलिए अस्थायी होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना जाके कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। इसलिए यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 10 हो जाते हैं, 4s में 1 रह जाता है। अब इसमें 3d 10 तो 10 ही रहेंगे। अब 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते डी में। अब आगे किस में जाएगा? एस में जाएगा। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबके आगे AR आर्गन लिख लेंगे। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, बाकी सब में जोड़ते चले जाएंगे। तो 3d का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आएगा, अगर आएगा तो आप में, क्योंकि आगे जो 4d सीरीज है उसमें काफ़ी सारे अपवाद हैं, 5d सीरीज है उसमें भी काफ़ी सारे अपवाद हैं, उन सब में काफ़ी सारे अपवाद मिलते हैं। ठीक है बउआ? चलो मिटाते हैं फिर। कितना लंबा हुई वीडियो यार? बस चलो इसको मिटाते हैं। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। कुछ अपवाद होंगे वो आप समझ लेंगे बुक से, जो अपवाद होंगे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो 3d का पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। तो आगे हम इनके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। आगे हम इसमें किस में आ जाते हैं? प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण। संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण। पहले आ जाता है कौन सा? परमाणु त्रिज्या। परमाणु सारे बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन खूब दूंगा, टेंशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन समझ लेना, बुक से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या होती क्या है? परमाणु के नाभिक से लेकर 72 कोष तक की दूरी या 72 इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है? 72 कोष के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक से लेकर 72 कोष तक की दूरी, 72 कोष तक की दूरी, 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन तक की, सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहलाती है। रेडियस। आगे बात समझिए, आगे सुनो। होता क्या है? अब यहाँ पे तो जो आवर्त है ये हम पी ब्लॉक में पढ़े थे, तो समूह के अनुसार पढ़े थे तत्वों को, क्योंकि सीधा सीधा थे उसमें। अब इसमें आवर्त में है तो बाएं से दाएं जाना पड़ेगा। इसमें आवर्त के हिसाब से तत्व हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर, जब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती? घटती है। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। कैसे? समझाओ। स्कैंडियम है, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है? 21। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 10 खत्म हो गए, 8 और कितने बचे?
8 8 16 2 18 18 18 18 4 18 3 21 3 यानी चौथे आवर्त में जा रहा है। कितने आवर्त में जा रहा है? चौथे आवर्त में। तो चौथे आवर्त में चौथे कोष में। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में फिर 8 इलेक्ट्रॉन। चौथे में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसी में यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ेगी नहीं। पीरियड तो वही रहता है ना सभी का, चौथा पीरियड तो चौथा ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लेकिन कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक जगह पर इकट्ठे रहते नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पूरे में घूमा करते हैं। तो 72 कोष की जो दूरी होगी इस पर चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा मतलब धनावेश। जितने ज़्यादा धनावेश उतने ज़्यादा आकर्षित करेगा। जितने ज़्यादा धनावेश उतने ज़्यादा क्या होगा? उतने ज़्यादा प्रबल नाभिकीय आवेश होगा। जितने ज़्यादा प्रबल नाभिकीय आवेश उतने ज़्यादा खींचेगा। उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा तो जाहिर सी बात ये इलेक्ट्रॉन सिमटेंगे नाभिक की तरफ। क्या होंगे? सिमटेंगे। इसीलिए परमाणु त्रिज्या क्या होती? घटती है। किसी और में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। चलो ठीक, आगे बात करते हैं। इस आवर्त में क्या होता है? डी ब्लॉक के चौथे आवर्त में क्या होता है? स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पहले तो घटती है, फिर स्थिर हो जाती है, बाद में फिर बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या पहले तो घटती है, फिर स्थिर हो जाती, फिर बढ़ जाती। क्यों? तो देखो, ये 3D1 था, 4s2 था। ये क्या है? 3D10 है, 4s2 है। बीच में Mn है, यहाँ पे क्रोमियम है। क्रोमियम क्या होता है? 3D5 4s1। ये क्या होता है? 3D5 4s2। यहाँ पे कापर है। कापर क्या होता है? 3D10 4s1। हाँ, देखो एक पढ़ा होगा आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ये 11 का है सब। परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे 2 फैक्टर का, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश। 2 फैक्टर काम करते हैं। परिरक्षण प्रभाव होता क्या? देखो मेरी बात सुनो। जैसे कोई परमाणु है, 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वहीं से वहीं तक की दूरी क्या है? नाभिक से परमाणु त्रिज्या है। अब बीच में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बीच में अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से जो नाभिक का प्रभाव है वो 72 इलेक्ट्रॉन उतना ही कम पहुँचेगा। 72 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उतना ही कम पहुँचेगा। जब जितने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उतने कम पहुँचेगा प्रभाव। जितने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन उतने कम प्रभाव पहुँचेगा इस पर। तब क्या होगा? तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा? ये कम खींचेगा, बाहर वाले को कम खींच पाएगा, बाहर वाले को कम खींच पाएगा। दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब अंदर से मिटेगा तभी तो कम होगी दूरी। इसीलिए क्या हो जाती है बाद में? पहले तो यहाँ पे अंदर कितने, ये क्योंकि ये बाहरी उपकोष है, ये अंदर वाला उपकोष है। बात समझ पा रहे हो? तो अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन अभी आया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो खींच ले। 1 इलेक्ट्रॉन का बिगाड़ लेगा, 2 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ तक लगभग Mn तक क्या होती है? Mn से थोड़ा सा बढ़ती है। Mn से थोड़ा सा बढ़ती है। Mn तक आके घटती है, Mn से आगे बढ़ती है। और लगभग यहाँ पे Mn के बाद क्या आता है? Fe आता है। Fe, कोबाल्ट, निकिल, इनमें स्थिर हो जाते हैं। इसकी 125 पिकोमीटर, इसकी भी 125 पिकोमीटर। फिर कापर, जिंक यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाती है। यहाँ पे 129 हो जाती है, यहाँ पे 137 हो जाती है पिकोमीटर, और यहाँ पे 126 रहती है। तो इनमें लगभग स्थिर हो जाती है, यहाँ से फिर बढ़ जाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो पहले तो घटती है, इसकी 164 होती है, इसकी 147 होती है टाइटेनियम की। तो पहले तो यहाँ तक घटती है, पहले घटती है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या है? यहाँ पे कमजोर है, परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावी है और नाभिकीय आवेश ज़्यादा प्रभावी, इसे नाभिकीय आवेश घटा देता है परमाणु त्रिज्या को। और बाद में परिरक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश जहाँ पे
जहाँ पे परमाणु त्रिज्या स्थिर हो गई वहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों जब इक्वल काम करते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या रहती, बराबर ही रह जाती। सभी परमाणु की इनकी लगभग बराबर हो जाती है। यहाँ पे भी परमाणु त्रिज्या बढ़ गई है। परमाणु त्रिज्या जब बढ़ जाती है तो यहाँ पे भी तो 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पे 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और यहाँ पे 4s1 होता है, यहाँ पे 4s2 होते हैं। अब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए दूर तक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए थोड़ा पास इलेक्ट्रॉन रहा। अब यहाँ पे भी अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अंदर खूब इलेक्ट्रॉन है, तो परिरक्षण प्रभाव क्या यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी होगा। परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होगा, नाप की आवेश कमजोर पड़ जाएगा। नाप की आवेश कमजोर पड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा अंदर की ओर। जब इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागेंगे, परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। जितने ज़्यादा खींच पाएगा अंदर को उतने परमाणु त्रिज्या घटेगी, जितने कम खींच पाएगा उतने परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। वो भी इस बात है, यानी कि जहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्यार कम जाएगा, नाभिक का प्यार कम जाएगा। कम प्यार जाएगा तो कम प्यार पाएंगे तो वो बाहर की तरफ भागेंगे, बाकी अंदर की तरफ आएंगे। ये ठीक उसी तरह है। अब एग्जाम्पल दे दूँ, ये इस तरह होता है, ये ठीक उसी तरह है। बीच में कोई चुंबक है, यहाँ पे कोई क्या है, चुंबक है। यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़। इस पर ज़्यादा ताकत लगेगी, इस पर कम लगेगी, इस पर और कम लगेगी। मान लो इसके बीच और सारी चीज़ें आ गई तो इस पर और कम जाएगी, लगेगी। वो भी सी बात है। मान लो यहाँ पे एक कीला है, अभी खूब काफ़ी ताकत लग रही है, अभी काफ़ी आकर्षण बल से काफ़ी ज़्यादा खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कागज़ लगा दिए, कुछ ना कुछ तो घटेगा। 2 कागज़ लगा दिए, कुछ ना कुछ तो घटेगा, आकर्षण बल कुछ ना कुछ तो घटेगा। बहुत सारे आ गए बीच में तो भी सी बात, मोटी सी लेयर बन जाएगी एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की। तो वो भी सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स अट्रैक्शन होगा ये कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ नहीं खींचेगा, तो ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ये सारे नहीं होते तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता तो दूरी घट जाती है। जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा तो अंदर की तरफ और खींचेगा तो दूरी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ परिरक्षण प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर अधिक संख्या में आ जाते हैं, तो अधिक संख्या में आ जाते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को वो अंदर कम खींचता है नाभिक की आवेश, इसलिए परमाणु त्रिज्या बाद में बढ़ जाती है यहाँ से। इसलिए यहाँ पे स्थिर भी हो जाती है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर कम थे इसलिए नाभ की आवेश ज़्यादा था, इसलिए घटती चली गई। लेकिन बाद में नाभ की आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों अपना बराबर प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे लगभग परमाणु त्रिज्या बराबर थी और बाद में परिरक्षण प्रभाव प्रबल हो गया, नाभ की आवेश दुर्बल हो गया, तो इसलिए परमाणु त्रिज्या फिर बढ़ जाती। हो गई एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा था। चलो ठीक। फाइव डी वालों की परमाणु त्रिज्या और ज़्यादा होती है और 3D वालों की कम। जैसे 5T के हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी, 4D वालों की और कम होगी, 3D वालों की और कम। क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, जब आवर किसी आवर में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, इसलिए 3D वाले को कम होगी, फिर 4D वाले को, फिर सबसे ज़्यादा 5D वाले को, और 6D वाले को और ज़्यादा होगी। तो परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, अगले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में करवा दूंगा, चाहे वीडियो 1 ही घंटा क्यों ना हो जाए। अगला बात कर लेते हैं हम धात्विक गुण। यहाँ पे सभी के सभी धात्विक होती हैं। ये सभी धात्विक गुण कौन कौन से दिखाते हैं, इनमें इनके घनत्व हो, चाहे तो कठोरता हो, चाहे तो तार बनाने गुण हो, चाहे तो विद्युत तथा ऊष्मीय प्रभाव हो, चाहे तो धात्विक चमक, ये सभी उच्च कोटि के होते हैं, यानी कि सभी के सभी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बात आते हैं गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। ये क्या है क्वथनांक, ये क्या है गलनांक। अब गलनांक क्वथनांक भी इनके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक भी इनके काफ़ी उच्च होते हैं। आ गई बात समझ में, इनके गलनांक क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि सभी सभी धातुएं सभी कठोर होती हैं। ठीक, सभी धातुएं सभी क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और गलनांक क्वथनांक किसके पर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन बांड पर डिपेंड करते हैं, धात्विक बांड पर भी डिपेंड करते हैं, सहसंयोजक बांड पर डिपेंड करते हैं, और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये सभी की सभी चीज़ों पर ये इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यहाँ पर जो भी धातु होती है
उनमें उनके मध्य जो भी धातु परमाणु होंगे, धातु के परमाणुओं के मध्य धात्विक आबंध पाया जाता है। और यह तो इनके मध्य सहसंयोजक आबंध भी बन जाता है, क्योंकि डी कक्षक क्या होता है, अर्धपूरित होता है, या फिर अर्धपूरित नहीं, अपूर्ण होता है, अर्थात ये आंशिक रूप से भरा होता है। तो इनके कक्षक खाली होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस कोष में उस कोष में जा सकते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसलिए इनमें स्टेबिलिटी स्थायित्व अधिक हो जाता है। इसी कारण इनका गलनांक तथा इनसे परमाणु को निकालना या फिर इनके बीच इनके आबंध को या धात्विक आबंध तथा सहसंयोजक आबंध को तोड़ना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। आशा करते समझ पाए होंगे। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जो आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 6 होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, Mn आता है, और कौन होता है, Mn आता है, और मालबोडियम आता है, और टंगस्टन आता है। इन सबके गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। इन सबके गलनांक क्या होते हैं बाबूजी, काफ़ी उच्च होते हैं। ये आपको याद रखनी है। Mn नहीं, Cr आएगा यहाँ पे, Cr आएगा। क्रोमियम, मालबोडियम, टंगस्टन। टंगस्टन का पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा उच्च होता है गलनांक, क्योंकि टंगस्टन में देखो जो फिलामेंट बना होता है, धातु किसी बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत में जो फिलामेंट आता है विद्युत स्त्री में, वो भी सब काहे का बना होता है, टंगस्टन, क्योंकि यह जल्दी से गलता नहीं है। आ गई बात समझ में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ अपवाद है, Zn, जिंक, कैडमियम और Hg मरकरी, ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, और ये लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। इसलिए इनके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न कोटि के होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। और ये भी है कि इनके जो डी कोष होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं बाबूजी, पूरी तरह से भरे होते हैं। डी कोष में फुल फिल्ड होते हैं, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए ये सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। और बाकी सब में कक्षक खाली होगा, डी कक्षक, तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर लेते हैं आपस में। तो धातु के मध्य धात्विक बंध या इनके मध्य सहसंयोजक आबंध भी बन जाता है, तो बाकी सबके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं। अब इनमें क्यों सबसे ज़्यादा, जैसे क्रोमियम का है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तुम देख लो 3d में किसी के पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बताओ, किसी के पास नहीं होते। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 6 सहसंयोजक आबंध बना सकता है। कितने सहसंयोजक आबंध बना सकता है, 6, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत जुड़ेगा। इसलिए ये इन तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए ये अधिक गलनांक शो करते हैं। आगे बात समझ, ये ज़्यादा मजबूती से जोड़ लेते हैं। कितने मिनट का वीडियो होगा दोस्त, तो आज बस इतने रखते हैं। फिर आगे आ जाता है कर्ण इंथैल्पी, घनत्व आ जाता है, और रासायनिक अपक्रियाशीलता और आयनन इंथैल्पी आ जाती है। और क्या आ जाता है, परिवर्ती संयोजकता आ जाती है। इसी तरह का टॉपिक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे के ख़त्म कर लेंगे। अगले वीडियो में इसके गुण धर्म खत्म कर लेंगे। तो शायद पूछो तो ये खत्म, तो समझ लो डी ब्लॉक खत्म। यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, इनके जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं क्यों, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, ये क्वेश्चन पूछेगा। इन बीच यह विद्युत चुम्बकीय या प्रचुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, ये भी पूछेगा। और क्या, इसी तरह क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं। मिश्र धातुएं बना सकते हैं, इनकी मिश्र धातुएं बनी होती हैं, और अपक्रियाशीलता, अपचयन विभव, बहुत सारे इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह यही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।